नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इस यूनिट का नाम है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। जैसा कि हमारा विषय ही है हिंदी भाषा, तो इस हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को जानना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। और पिछली 5-6 वीडियोस में हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को क्रम से कर रहे थे, जिसमें हमने वैदिक समय की जो भाषा थी उनके बारे में जाना और उसके बाद मध्यकालीन जो भाषाएं थी उनके बारे में जाना, जैसे पाली, प्राकृत। और आज हम जो मध्यकालीन भाषा है उसके अपभ्रंश भाषा के विषय में विस्तार से जानेंगे और इसकी विशेषताओं के साथ साथ इसके महत्वपूर्ण तथ्य, इसकी समय सीमा को भी जानेंगे और इसके बाद अवहट भाषा आएगी जिसको हम जानेंगे। इस प्रकार से हमारी जो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो अवहट के बाद कंप्लीट हो जाता है और अगला जो विषय रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपभ्रंश के बारे में जानना। अपभ्रंश को प्राकृत कालीन जनभाषा, यानी जब प्राकृत भाषा का प्रचलन था उस समय ये अपभ्रंश थी, ये जन भाषा के रूप में प्रचलित थी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश और अवहट, इनकी समय सीमा थी। अपभ्रंश भाषा की समय सीमा थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक और अवहट को 9वीं से 10वीं शताब्दी का समय माना जाता है। अन्य भाषाएं कौन सी थी? अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभिरी, आभिरोक्ति। ठीक है, ये इतनी प्रचलित नहीं हुई। और अब जो हम अपभ्रंश भाषा के विषय में पढ़ रहे हैं इसके अर्थ को जान लेना अत्यंत ही आवश्यक है। यानी अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश का अर्थ होता है गिरा हुआ, यानी बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? अप प्लस भ्रंश प्लस घय, अशेष बचता है घय का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, अशेष बचता है, यानी अपभ्रंश और घय प्रत्यय से जुड़कर बना है हमारा अपभ्रंश शब्द और जिसका अर्थ होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। आचार्य वामन शिवराज आपटे कृत संस्कृत कोश में, देखिए ये जो संस्कृत कोश है, कोई भी रचना है उसके रचनाकार के बारे में आपको पता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार रचनाएं भी दे दी जाती हैं कि इनके रचनाकार कौन हैं। या तो मिलान के क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे या फिर स्वतंत्र रूप से भी आपसे किसी रचना के बारे में और उसके रचनाकार के बारे में पूछ सकते हैं। अपभ्रंश का अर्थ है नीचे गिरना या पतन। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का क्या अर्थ है? भ्रष्ट व्याकरण, यानी कि जिसका व्याकरण है वो इतना विकसित नहीं हुआ होता। ठीक है, भ्रष्ट और व्याकरण नियमों के विपरीत की भाषा है जो संस्कृत और प्राकृत की तुलना में निम्न यानी नीचे स्तर की और बिगड़ी हुई मानी जाती है। ये इसके भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, यानी सबसे पहले ये आप याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। व्याड़ी नामक संग्रहकार तथा पंत के महाभाष्य में इसका प्रयोग हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था, तो व्याड़ी जो संग्रहकार थे उसमें और पंत के महाभाष्य में ये अपभ्रंश शब्द का प्रयोग हुआ था। यहाँ भाषा के रूप में न होकर, यानी इसको एक भाषा के रूप में न होकर तत्सम शब्दों के तद्भव के रूप में इसको लाया गया था। अगर भाषा के रूप में पूछेंगे तो इसका आंसर ये नहीं होगा। अगर सबसे पहले सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो व्याड़ी नामक संग्रहकार तथा पंत के महाभाष्य में इसका प्रयोग हुआ था। लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये भाषा के रूप में नहीं हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा के रूप में पहला प्रयोग पूछ लिया जाए। अब ये देखिए दूसरा प्रश्न बन जाता है कि भाषा के रूप में पहला प्रयोग कब हुआ, तो चंड के प्राकृत लक्षणम में 6ठी शताब्दी में। देखिए एक ही लाइन में 3 प्रश्न आपके बन जाते हैं कि भाषा के रूप में इसका प्रयोग कहाँ हुआ या कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी में हुआ। कहाँ हुआ, तो चंड के प्राकृत लक्षणम में इसका प्रयोग हुआ था।
ठीक है, और किसके रूप में? भाषा के रूप में। भामह में भी संस्कृत के साथ साथ अपभ्रंश को काव्य के उपयोगी माना, यानी भामह थे वो भी अपभ्रंश के समर्थक थे। ठीक है, कई बार किसी भाषा के समर्थक के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि इस भाषा का समर्थन करने वाले कौन कौन थे, तो इनमें भामह का नाम भी आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपभ्रंश 5वीं ईस्वी में जन भाषा थी। ठीक है, 5वीं ईस्वी तक तो प्राकृत चल रही थी और उस समय ये क्या थी? जन भाषा के रूप में थी। लेकिन 6ठी शताब्दी में आते आते काव्य भाषा बन गई। ठीक है, यानी किसी जन भाषा का प्रयोग विस्तृत रूप से होने लगे तो वो जन भाषा है वो काव्य भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार से भोलानाथ तिवारी ने, ये जो इसकी पंक्ति हैं इनको आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार ये पंक्ति पूछ ली जाती है कि किसके द्वारा की गई है और कौन सी भाषा के लिए की गई है। तो जन भाषा को काव्य भाषा बनने में 150 साल लग ही जाते हैं। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? एक तो प्रश्न ये बन जाता है, तो ये भोलानाथ तिवारी जी ने कही है। और किसके बारे में कही गई है? जन भाषा के बारे में, यानी जो अपभ्रंश भाषा थी इसको जन भाषा कहा जाता है। तो ये जन भाषा के बारे में भोलानाथ तिवारी जी ने ये पंक्तियाँ कही गई हैं कि जन भाषा को काव्य भाषा बनने में कितने 100 या 50 साल लग ही जाते हैं। अब अपभ्रंश की जो विशेषताएं हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी विशेषताएं या ऐसे शब्द आपको देकर पूछ लिए जाएंगे कि ये शब्द हैं ये अपभ्रंश से संबंधित हैं या नहीं हैं, क्योंकि उनमें अपभ्रंश के जो शब्दों में कौन से वर्ण का प्रयोग होने लगा या कौन से वर्ण का प्रयोग समाप्त हो गया, इस प्रकार की जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। तो अपभ्रंश में सबसे पहले की विशेषता क्या है कि अपभ्रंश की सबसे पहली विशेषता है कि 9 स्वर। अब 9 स्वर कौन कौन से थे ये भी आपको पता होना चाहिए कि अ, आ, ई, उ। देखिए 6 हो गए, 7 री और ए, ओ। ठीक है, जो वैदिक संस्कृत में संयुक्त स्वर माने जाते थे, ए, ऐ और ओ, औ। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रयुक्त होने लगे। और ए, ऐ और ओ, औ, यहाँ पर तो ए, ऐ और ओ, औ को स्वर के रूप में माना गया अपभ्रंश में, लेकिन संस्कृत में यहाँ पर इनको यानी इन चारों को संयुक्त स्वर माना गया था। ठीक है, तो साथ साथ में दूसरे जो संस्कृत की विशेषताएं भी हमारे सामने आ जाती हैं, तो आप उनको भी याद रखेंगे। क, च, ट, त, प 25, य, र, ल, व 4 और श, ह 2, ये हो गए 6, यानी 25, 4 और 2 कितने हो गए? 31 वर्णों का प्रयोग यहाँ पर अपभ्रंश में किया जाता था। आगे देखते हैं। श का प्रयोग केवल मगधी अपभ्रंश में ही होता था, यानी श का प्रयोग, और ल का प्रयोग महाराष्ट्री 2 वर्णों का प्रयोग है। ये महाराष्ट्री, मगधी, शोषणी अपभ्रंश में म कहीं कहीं पर लह के रूप में भी प्रयोग होता था, यानी ल का प्रयोग है वो महाराष्ट्री, मागधी, शोषणी अपभ्रंश में लह के स्थान पर होता था। कई कई स्थान पर लह के रूप में भी हमें मिलता है। संगीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बलात्मक स्वराघात का विकास हुआ, जैसे मोहन, मोह पर बल, तो ये बलाघात होता है। ठीक है, यानी किसी शब्द को जब हम बोलते हैं और किसी उचित वर्ण के ऊपर ज़्यादा बलपूर्वक उसको दर्शाया जाता है तो उसको बलाघात बोलते हैं। जैसे मोहन, हन है वो जल्दी बोला जा रहा है, लेकिन मोह के ऊपर जोर पड़ रहा है, तो ये है मोहन है का मोह है, ये बलाघात के रूप में ठीक है प्रयोग होने लगा। और आगे देखते हैं। उकार बहुला के कारण जग जगू, देखिए अपभ्रंश की एक विशेषता है कि ये उकार बहुला है। ये तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि कई बार रचनाओं की जो पंक्तियां दी जाती हैं उनकी भाषा पूछ ली जाती है कि कौन सी भाषा है, तो जिसमें उकार बहुला है वो अपभ्रंश भाषा में लिखित रचना होती है। तो ये आप याद रखेंगे, जिससे आपको रचनाओं को पहचानने भी आसानी होगी। प्यास की जगह प्यासू, ठीक है। और य, म, ब, न, श और क्ष का प्रयोग होने लगा। ज, ब, न, कख और चछ का प्रयोग होने लगा। कार्य
कमल, बात, कृष्ण, पक्ष, अक्षत, ये इनके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कार्य का क्या बन गया, कारज, कमल का कमल। तो ये जो अगर आपको ये शब्द भी याद होंगे ना तो आप उनकी विशेषताओं को तो पहचान ही पाएंगे, आप पंक्तियों को पहचान पाएंगे। इसलिए आपको दोहरा जो लाभ है वो इनसे मिल जाता है। तो इन विशेषताओं को यानी सभी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और वैदिक काल की जितनी भी भाषाएं थी, ठीक है, उनकी विशेषताओं को आप अच्छे से याद रखेंगे। कृष्ण का कान्हा हो गया, पक्ष का पख हो गया और अक्षत का अक्षत हो गया। ठीक है, तो ये इनके उदाहरण दिए गए हैं। और अपभ्रंश में वियोगात्मकता की प्रवृत्ति हो गई। ठीक है, आपको पता है कि जैसे जैसे भाषाओं का जो क्रम है, विकास क्रम आगे बढ़ता है, तो वो संयोगात्मकता के स्थान पर वियोगात्मकता की जो प्रवृत्ति है उनमें आती गई। राम पठनाय विद्यालय गच्छति, इसका क्या हो गया, राम पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। शब्द, धातु, कारकों, विभक्तियों का संयोग हो तो संयोगात्मकता अलग अलग है, तो वियोगात्मकता का प्रयोग होने लगा। ठीक है, यानी जिन शब्दों के अंदर धातु और कारक और विभक्तियां प्रयोग की जाएं तो वो संयोगात्मकता होती है, और जब इनको अलग अलग रूप में लिखा जाए तो वो वियोगात्मकता का प्रयोग होता है। तो ये आपको समझना भी जरूरी है। विभक्तियों के स्थान पर प्रसर्गों यानी कारकों का प्रयोग होने लगा, जैसे करण, सहु, तृण। ठीक है, संबंध का केर, संप्रदान का केही, ये शब्द प्रयोग होते थे। अपादान का होंतु, अधिकरण का मह और मज्जे, ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए ना, यानी विभक्तियों के स्थान पर प्रसर्गों का यानी कारकों का प्रयोग होने लगा। कौन सी भाषा में, अपभ्रंश भाषा में। और अपभ्रंश के सर्वनाम है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सर्वनाम है वो प्रयोग किए जाते हैं अपभ्रंश में। हो, मई, अमे, तू, तुझ, तुम्हें, ओई, जो, सो, को, अपन, मोर, ये जो बोलते ना मोर, ऐसे आप पंक्तियाँ पढ़ते हैं, कृष्ण जी की भी कई ऐसी पंक्तियाँ पढ़ते हैं जिनमें मोर इत्यादि का शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अपभ्रंश में केवल 3 ही कारक शेष रह गए थे। ठीक है, कौन, कर्ता, क्रम और कर्ण। कर्ता और क्रम है ये एक ही रूप में मान लिया गया, कर्ण और अधिकरण को एक रूप में मान लिया गया, और संप्रदान, अपादान और संबंध को एक रूप में मान लिया गया। यानी स्थानीय शब्दों के स्थान स्थान पर तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द अकारांत पुल्लिंग की प्रधानता भी वहाँ पर हो गई। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग की प्रधानता यहाँ पर हो गई, कहाँ, अपभ्रंश में। आगे देखते हैं, द्वित्व व्यंजनों का के स्थान पर एक व्यंजन प्रयोग होने लगा, जैसे कर्म, कम, कामु, तस, तासु, और संस्कृत का तस्य। ठीक है, प्राकृत में ये प्रयोग होने लगा। और यहाँ पर आकर द्वित्व के स्थान पर क्या हो गया, एक ही व्यंजन हो गया, काम। ठीक है, जैसे संस्कृत में क्या था, आप ये याद रखेंगे, ये जो लिख रखे हैं ना, ये है कर्म संस्कृत में कहा जाता था, कम प्राकृत में कहा गया, और आगे आकर अपभ्रंश में क्या हो गया, काम। ठीक है, तस्य संस्कृत का था, और तासु है ये आकर प्राकृत में हो गया। और अब तस्य संस्कृत का जो तस्य शब्द था वो तासु के रूप में अपभ्रंश में प्रचलित हो गया। महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर ह और कथा के स्थान पर हा, जैसे कथा का कहा हो गया। ठीक है, और 2 लिंग हो गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत में कितने थे, 3 थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। द्विवचनों का प्रयोग होने लगा, 2 ही वचन हो गए। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर जो भाषा है वो कहाँ, वियोगात्मकता की तरफ हुई, यह दिखाया गया है। दीर्घ स्वर है वो हर्ष स्वर में परिवर्तित हो गया, जैसे राज्य, रज्य, विरूप, विरह। अब भ्रंश की बोलियां कौन कौन सी हैं, भिन्न भिन्न विद्वानों ने इनकी संख्या भिन्न भिन्न मानी है। देखिए, जिस प्रकार से प्राकृत की वो संख्या अलग अलग मानी थी, इसी प्रकार से यहाँ पर अपभ्रंश की भी अलग अलग संख्या भारतीय भाषाओं की मानी गई हैं, क्योंकि इनका जो भारतीय भाषाओं का जो विकास क्रम है वो इन्हीं से हुआ है। जैसे केक, टक को एक मानकर पैसाची कहते हैं, ये आप याद रखेंगे कि केक और टक को पैसाची कहते हैं। देखिए, इनका प्रचलन क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि इनमें साहित्य ज़्यादा नहीं लिखा गया था। तो इसलिए जो सुनीता चटर्जी थे उन्होंने भी क्या माना, सुनीति कुमार जो चटर्जी थे उन्होंने भी जो केकई, टक और ब्राचड़, इन 3 जो प्राकृत के भाग थे इनमें साहित्य न लिखने के कारण इनको अपने जो क्रम है उससे अलग कर दिया था। यानी जो 8 भाग उन्होंने प्राकृत के बताए थे और फिर इन तीनों में साहित्य न होने के कारण उन्होंने कितने माने, 5। इसी प्रकार से यहाँ पर अपभ्रंश में क्या हो गया कि केकई और टक को एक मानकर क्या कह दिया गया, पैसाची कह दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं अपभ्रंश के बाद हमारी आती है अवहट। देखिए दोस्तों, हमने जितना भी अपभ्रंश के बारे में पढ़ा उनकी विशेषताएं हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इनकी विशेषताओं को मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़ लें और अपने शॉर्ट नोट्स के रूप में इनको तैयार कर लें और उदाहरण के साथ करेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी अपभ्रंश की सारी जो विशेषताएं हैं वो आपको दिखा दी गई हैं। और अब इससे आगे हम करेंगे अवहट। ठीक है, ये अवहट शुरू हो जाती है। अवहट के बारे में सुनीति कुमार जो चटर्जी हैं और अन्य जो विद्वान हैं वो आधुनिक भाषा के बीच की, यानी अपभ्रंश और अवहट को क्या मानते हैं, आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी मानते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। और भोलानाथ तिवारी ने इसको निराधार माना है। ठीक है, कई विरोधी भी होते हैं, ये भी आपको पता है। तो भोलानाथ तिवारी हैं वो इस बात के, यानी इस समर्थन के विरोधी थे। ठीक है, और उत्तरकालीन अपभ्रंश को ही अवहट कहा जाता है, ये भी आपको पता है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा देखी। विद्यापति की जो कीर्तिलता है इनकी भाषा क्या थी, अवहट थी। मेरा बार बार उनको रिवीजन कराने का एक ही उद्देश्य है कि आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको मैं आपको एक बार फिर से इसलिए करवा दूं ताकि वो आपको कंठस्थ हो सकें इस वीडियो को देखते देखते। ठीक है, तो कुछ 2-4 पॉइंट होंगे जो आपको याद नहीं हो रहे होंगे, तो उनको आप एक स्थान पर नोट करते हुए चलें कि अपभ्रंश और अवहट की जो विशेषताएं हैं उनके साथ में उसको नोट कर लें। और इनका समय था वो कहाँ तक था, 900 से 11वीं शताब्दी तक इसका समय था। लेकिन जो इसका प्रयोग था वो कब तक चलता रहा, 14वीं शताब्दी तक। तो इसका कारण ये था कि कोई भी भाषा है वो ना तो एकदम से शुरू होती है और न ही एक अवधि में समाप्त होती है। ठीक है, और यहाँ पर ए ओ का जो पाली में प्रयोग होता था ना, ए ओ, ये पाली और प्राकृत में जो लुप्त हो गई थी, एक बार मैं दिखा देती हूँ। पाली और प्राकृत में जो ए और औ है वो लुप्त हो गए थे, लेकिन यहाँ अपभ्रंश में दोबारा से प्रयोग होने लगे। ड ढ, देखिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ड और ढ की ध्वनियों का विकास है वो यहाँ पर हो चुका था, यानी जो आजकल हिंदी में उक्षिप्त व्यंजन के रूप में माने जाते हैं। और स्वरगुच्छ में संकोच की प्रवृत्ति थी, यानी कम उसका प्रयोग किया जाता था। भंडारी का क्या बन गया, भंडारी। और एक ये विशेषता भी आप एक बार फिर से पढ़ लें कि किसी भी शब्द में अगर 2 स्वर आ जाएं तो उनमें से एक स्वर है वहाँ उसका लोप हो जाएगा। जैसे धरित्री के रूप में यहाँ ई और ई 2 रूप में आई है, लेकिन यहाँ पर एक ही रूप में प्रयुक्त हुई है, इसलिए यहाँ पर 2 स्वर अगर एक स्थान पर आ जाते हैं तो एक का लोप हो जाता है। तो शिक्षा का क्या बन गया, सीख। भिक्षा का भीख। और हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है इसी रूप में। प्रारंभिक जो स्वर हैं वो दीर्घीकरण की प्रवृत्ति हो गई। जैसे मित्र में छोटी ई है और मीत बन गया इसका अवहट में आकर, तो ये दीर्घीकरण की स्थिति है यहाँ पर हो गई। चंद्र का चांद बन गया। अकारण अनुनासिकता की प्रवृत्ति हो गई। देखिए अनुनासिकता की प्रवृत्ति हो गई। अक्षी, ये संस्कृत में अक्षी शब्द का प्रयोग है वो आँख के लिए किया जाता है, लेकिन अवहट में आकर अनुनासिकता का प्रयोग होने लगा। यानी अवहट में आपको चंद्र बिंदु का प्रयोग मिलेगा जो संस्कृत में नहीं था। कुछ अनुनासिक स्वर निर्नुनासिक हो गए, यानी कुछ ऐसे संस्कृत भी जो शब्द थे या स्वर थे वो निर्नुनासिक हो गए, यानी उनका जो अनुनासिकता थी वो समाप्त हो गई। जैसे हऊँ का हऊ बन गया, जिसका अर्थ होता है मैं। मई, मई बन गया मैं। यानी संस्कृत में भी अनुनासिकता का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ आकर उनका निर्नुनासिक हो गई। क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण की प्रवृत्ति। जैसे कर्म, कर्म का क्या बन गया, कम। ठीक है, पाली और प्राकृत में क्या बन गया, कम। और हिंदी में या अवहट में आकर क्या बन गया, काम, जो हमारी हिंदी में भी आजकल प्रयोग
होता है। पूर्वी अवहट में ड ढ, ड़ को ढ और ल में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे पढ़ियार, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, पलिहार है, ठीक है। तो ड़ को ल बन गया, ठीक है। यहाँ ड था और इसका बन गया हमारा, पढ़िहार का बना दिया पलिहार, ठीक है। ये यहाँ पर बताया था ड ढ के स्थान पर कहाँ प्रयुक्त होने लगा, ल का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी अवहट में स को है हो गया। जैसे संदेश स्नेह बन गया, दस दह बन गया, ठीक है। यानी स को क्या बन गया, ह बन गया। और नए सर्वनामों का प्रयोग यहाँ पर होने लगा। कौन कौन से, ए, ओ, जे, के इत्यादि जुड़ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ तो जो संस्कृत की और पाली प्राकृत की जो विशेषताएं थी उनको ग्रहण किया और कुछ इन्होंने उनको त्याग दिया। तो इस प्रकार से नई भाषा का नए नियम है उसके अनुसार उनका निर्माण हुआ। और इसी प्रकार से हिंदी में भी कुछ तो तत्सम के रूप में संस्कृत के शब्द लिए गए हैं, कुछ पाली प्राकृत से, कुछ अपभ्रंश से। तो इस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो शुरू हो जाता है। तो ये जो हमने मध्यकालीन और वैदिक कालीन जो भाषाएं पढ़ी वे सारी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहली यूनिट का पहला विषय यही है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और ये यूजीसी नेट के अलावा अन्य पेपरों में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जिनका भी विषय हिंदी है उनको ये सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो विषय है वो यहाँ पर समाप्त होता है और आगे के जो विषय आएंगे वो यूनिट 1 के वो तथ्य मात्र होते हैं जो कि हमें याद करने होते हैं कि कौन सी भाषा थी, कौन सी बोलियां हैं, कौन सा उनका स्थान है और किस विद्वान ने किस भाषा को क्या कहा है। तो वो तो तथ्यात्मक रूप से याद करने होते हैं, वो ऐसे तथ्य होते हैं। लेकिन जितना हमने ये विकास क्रम का पढ़ा है ये आपको समझने का विषय है। तो इसको आप अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे तो ये पेपर की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन के लिए भी हमें आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।